गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। ये हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है जो कि वन लाइनर बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड और नागरिकता, जो कि ये वन लाइनर है और वन लाइनर में जैसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का सीधे सीधे फैक्ट्स है और मतलब क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो एक आंसर बन रहा है तो वो सिर्फ आंसर है। तो इससे ये है कि थोड़ा ये जल्दी कवर हो जाएगा। और ये इंडियन पॉलिटी का चौथा लेक्चर है। इससे पहले इंडियन पॉलिटी में 3 लेक्चर आए हैं और उसकी प्लेलिस्ट अलग से स्पेशली बनी हुई है। तो पिछली जो 3 लेक्चर हैं वो न देखे हों तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत है देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के और अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला हम लोग देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है। तो भारतीय संसद को नया राज्य यानी भारतीय संसद जो है एक नया राज्य बना सकती है और वो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन करके भारतीय संसद एक नया राज्य बना सकती है। तो इसका जो आंसर है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन की जो शक्ति निहित है वो किसमें है। यानी नया राज्य का अगर निर्माण करना है या नए राज्य का गठन करना है तो ये शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति दोस्तों संसद के पास है। और संसद किससे बनी होती है। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। संसद की जो है 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के संसद होते हैं और संसद के द्वारा ही नए राज्य का गठन किया जा सकता है। यानी संसद के पास ही वो शक्ति है जो एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की जो सीमाएं हैं, सीमाओं को परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की जो सीमाएं हैं उनको परिवर्तित करने, घटाने का काम या बढ़ाने का काम जो शक्ति प्राप्त है वो भी संसद को ही प्राप्त है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बने हैं और सारे क्वेश्चनों का बस क्वेश्चन दिया हुआ है एज ए जो है फैक्ट्स को ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं और जो वन वर्ड में दिया हुआ है ये आप इसे आंसर मान सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है। तो ये शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। यानी एक राज्य को संघ में शामिल करने, संघ का मतलब केंद्र में शामिल करने या नए राज्य की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है वो संसद के पास है। और आप जानते हैं संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है वो क्या है। तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो ये कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है या राज्यों का यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है, ये जो है संविधान का प्रथम अनुच्छेद बताता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में आपको सही बताना है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये है कि नए राज्य के निर्माण के बारे में ये बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है
कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले जो विधेयक हैं उसको पारित होना अनिवार्य है। यानी भारत में एक नए राज्य का आप निर्माण करना चाह रहे हैं तो वो जो विधेयक है वो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद में जो है साधारण बहुमत से जब तक पारित नहीं होगा तो भारत में एक नए राज्य का सृजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत में एक नए राज्य के सृजन करने वाले जो विधेयक हैं उसको पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो किसके पास है? तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जो संघ शासित जो प्रदेश हैं उनका जो प्रशासन करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, तो जब भारत संघ नहीं है ये गलत है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो कथन तो गलत है। कारण कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र या सीमा या नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये प्राप्त है, सही है, संसद को ही प्राप्त है। यदि उस राज्य की सहमति नहीं है तब भी यदि संसद चाहे तो जो है उसे परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ कारण वो कथन जो है गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक जो उपबंध है वो क्या है? तो नए राज्य के निर्माण के लिए जो संवैधानिक उपबंध है वो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके जो है नए राज्यों के निर्माण कर सकती है। तो ये इसके जो है पॉइंट हैं और ये दोस्तों सारे पॉइंट पूछे गए हैं। क्योंकि ये वन लाइनर बेस्ड है, इससे ये है कि इंडियन पॉलिटी आपका जल्दी कवर हो जाएगा, कम समय में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देखेंगे। बाकी जैसे इन्हें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट है, वन लाइनर सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब वो कंप्लीट हो गया है तो उसी के साथ घटना चक्र, चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, ये कंप्लीट है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी कंप्लीट है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके लेक्चर वाइज लेक्चर और चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही कथन है। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, सही है, क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभ सितार मैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना होगा। यानी यदि भारतीय संघ में, भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में या राज्यों में एक नए राज्य का निर्माण करना है तो कहाँ संशोधन करेंगे? तो ये संशोधन करेंगे प्रथम अनुसूची में, संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके एक नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में संघ शासित जो प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो भारत में जो संघ शासित प्रदेश हैं वो दोस्तों इस समय 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटें या स्थान आरक्षित हैं वो कितनी हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो दोस्तों 20 सीटें आरक्षित हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को जो बनाए थे उस समय 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य थे और 6 संघ शासित क्षेत्र थे। तो ये कब था? 1 नवंबर 1956 को था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में वर्तमान में यदि देखा जाए तो 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र जो है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा पुडुचेरी ये हैं। उसके बाद कह रहा है कि वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, तो वो दोस्तों है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है और ये बनाई भी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है सही कथन कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है कि दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दीव जो है ये एक टापू है, कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। और तीसरा कह रहा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, दमन और दीव को संविधान संशोधन, जो 56वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो है गोवा से अलग किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया सिक्किम को? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया। और अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही जो कालक्रम है वो क्या है? तो राज्यों में जो संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वो सबसे पहले नागालैंड को, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी भारतीय राज्यों का जो निर्माण हुआ वो किस किस रूप में हुआ, यानी पहले किस राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद किस राज्य का निर्माण हुआ। तो यदि ये देखा जाए भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्किम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है वह वर्ष 2000 में किया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्ष में हुआ। एक तरफ राज्य दिया है और गठन का वर्ष दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ। और वहीं सिक्किम की बात करें, सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ। ये सब सही सुमेलित है। उसके बाद राज्य और स्थापना वर्ष, जैसे नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ ये 1 दिसंबर 1963 को हुआ। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का जो गठन है वो 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को। और उसके बाद आगे अन्य राज्यों में देखते हैं कि राज्यों के निर्माण का सही और वही क्रम। हरियाणा का तो 1966 में, महाराष्ट्र का गठन 1960 में और राजस्थान का गठन 1956 में हुआ। सत्य कथन में अगर देखा जाए तो गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था और बाद में 1975 में जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उल्फा उग्रवादी संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों असम से संबंधित है। असम से संबंधित है। ये असम में उल्फा उग्रवादी हैं जो कि संबंधित है असम से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पीपुल्स वार ग्रुप
नामक आतंकवादी जो संगठन स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप के नाम से आतंकवादी ये संगठन है और ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कौन कौन राज्य आते हैं? तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो आते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल एक कावेरी जल विवाद के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी ये 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। 29 दिसंबर 1953। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो भाषाई आधार पर यदि देखा जाए भारत में राज्यों का जो गठन हुआ था वो सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? 1953 ईस्वी में सॉरी 1953 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन किया गया था। नागरिकता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं, ध्यान रखिएगा। जो भारत का संविधान है वो केवल और केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता जन्म द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग में यदि आप परचेज करते हैं तो उसके द्वारा भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर है उसके लिए जो योग्यता है वह एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक को विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही या पितामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो उन्हीं को जो है ये भारतीय संशोधन और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में शामिल किया गया है प्रवासी नागरिक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक जो मांग है को देखते हुए भारत की संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 आई तक जो है अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये अनुच्छेद इन राज्यों के लिए नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है। तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता स्वीकार की गई है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए जो सक्षम है वो क्या है? तो नागरिकता के अर्जन यानी प्राप्त करने हेतु जो शर्तों को नियत करने के लिए जो सक्षम है वो केवल संसद है। संसद के द्वारा ही नागरिकता को अर्जित करने की जो शर्तें हैं वो नियत की गई हैं। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट था हम लोगों ने देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ये अपकमिंग एग्जामों में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जामों में तो पूछे ही गए हैं। और इसके बाद हम लोग ये चौथा लेक्चर है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है मूल अधिकार। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ जो टॉपिक है जैसे एनसीईआरटी वन लाइनर कंप्लीट है, सबकी सभी टॉपिकों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें वन लाइनर पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यदि चाहिए तो ऑब्जेक्टिव आपका घटना चक्र पूरा कंप्लीट है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो या आपका
जो है आधुनिक भारत का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो या जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास हो। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें साइंस, घटना चक्र साइंस शुरू करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।